हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने वाले हैं बेटा हमारे पाठ विज्ञान का जो पार्ट है, पार्ट नंबर 3 ऊष्मा के बारे में। इससे पहले मैंने आप लोगों को जो वीडियो प्रोवाइड की थी बेटा, उसमें मैंने आपको डिटेल्ड वीडियो दे दी है। यानी इस पार्ट में क्या कुछ है हमने अच्छी तरीके से लाइन टू लाइन पढ़ पढ़ के समझ लिया है। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी है तो चैनल पर जाएं और आप जाकर वीडियो को देखें, आपको समझ में आ जाएगा क्या है पूरे पार्ट में। आज हम इस पार्ट को रिवीजन देने वाले हैं, यानी हम आज इस पार्ट के अंदर बात करने वाले हैं थोड़ा सा ऊपर ऊपर से। यानी एक बार हम इस पार्ट को समझ लें कि आखिर इस पार्ट में था क्या। तो चलिए जानते हैं ऊष्मा। जैसा कि आप सभी जानते हैं बेटा कि ऊष्मा हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। ऊष्मा हमें किसी भी कार्य को करने के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका कार्य सुचारू रूप से हो जाए, आपका शरीर अच्छी ढंग से काम करे, तो आपके शरीर को एक उचित तापमान पर बनाए रखने की आवश्यकता होती है। हम सभी ने जाना था, हमने सभी ने पढ़ा था बेटा कि हमारे शरीर को गर्म रखने के लिए हम सूती वस्त्रों का प्रयोग करते हैं, ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते हैं। जरूरत से ज्यादा शरीर का तापमान गर्म हो जाए तो हमें बुखार लग जाता है, हमारे शरीर के लिए वो भी प्रॉब्लम है। और अगर जरूरत से ज्यादा कम तापमान हो जाए तो हमारे शरीर के अंदर ठंडक लगने लग जाती है, और वो भी हमारे शरीर के लिए प्रॉब्लम है। तो इसलिए हमारे शरीर के तापमान को एक 35 से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक बनाकर रखने की जरूरत होती है। इससे ज्यादा अगर तापमान हो जाए तो भी प्रॉब्लम है, और 35 से कम हो जाए तो भी प्रॉब्लम है। तो इसीलिए हमने जाना था कि विभिन्न प्रकार के हम कपड़े पहनते हैं, हम ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते हैं सर्दियों में, जिससे कि ऊनी वस्त्रों के अंदर बेटा छोटे छोटे से छेद होते हैं और उन छेदों में हवा भर जाती है, और हवा ऊष्मा की कुचालक होती है। इस वजह से हमें बाहर की ठंडी हवाएं नहीं लगती है। उसके बाद हमने ये भी जाना था कि अगर आपको एक मोटा कपड़ा दिया जाए पहनने या ओढ़ने के लिए, और उसकी जगह पर आपको पतले पतले 4-5 कपड़े दिए जाएं पहनने के लिए, तो आप किसको प्रेफर करोगे? आप कोशिश करना पतले पतले 5 कपड़ों को पहने, क्योंकि जो 5 कपड़ों को पहनोगे बेटा तो उन सभी के बीच में हवा भर जाएगी। हवा मतलब आप ये नहीं कि हवा वो बलून है जो भर जाएगी, तो हवा बीच में फंस जाएगी, जिसकी वजह से हवा ऊष्मा की कुचालक होती है और हमारे शरीर को गर्म रखेगी। गर्म तथा ठंडे के बारे में हमने बात करते हुए ये पढ़ा था बेटा कि हमारे शरीर के अंदर जो त्वचा है, त्वचा एक ज्ञानेंद्रिय है। हमने जाना था कि हमारे शरीर के अंदर टोटल कितनी ज्ञानेंद्रियां हैं? बताओ बताओ। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, और उन 5 ज्ञानेंद्रियों में से त्वचा भी एक ज्ञानेंद्रिय है, जिससे हमें बेटा ऊष्मा के बारे में पता लगता है। कौन सी चीज गर्म है, कौन सी चीज ठंडी, आपको कैसे पता चलेगा? या तो उसमें से भाप निकल रही हो तो आप देखकर बता सकते हैं, और अगर भाप नहीं निकल रही है फिर भी गर्म है वो, तो कैसे पता करोगे कि वो गर्म है? तो छूकर आप कर सकते हो। लेकिन क्या हम अपनी स्पर्श ज्ञानेंद्रिय पर भरोसा कर सकते हैं? इसके ऊपर हमने एक क्रियाकलाप की थी बेटा, जिसमें हमने 3 बर्तन लिए थे। एक बर्तन के अंदर गर्म पानी लिया था, दूसरे बर्तन में हमने ठंडा पानी लिया था। हमने दोनों हाथों को गर्म और ठंडे में डाला था। फिर उसके बाद एक तीसरा बर्तन लिया था, जिसमें आधा पानी गर्म आधा ठंडा लिया था, और मिलाने के बाद हमने वो तीसरा बर्तन तैयार किया। जब उसमें हमने डाला हाथ, तो जो हाथ पहले गर्म पानी में डाला हुआ था उसको तीसरे बर्तन का पानी ठंडा लगता है, और जो पहले ठंडे में डाला हुआ था उसको तीसरे बर्तन का पानी गर्म लगता है। इससे आप कह सकते हैं कि हमारे हाथों को धोखा हो जाता है। तो कभी भी हम स्पर्श ज्ञानेंद्रिय पर भरोसा नहीं कर सकते, वो हमें कभी भी धोखा दे सकती है। तो कभी गर्म बताती है, कभी ठंडा बताती है, तो बेचारा बूझो भी इसी तरीके से परेशान था, और हम भी हो सकते हैं। उसके बाद कहता है कि किसी भी वस्तु की उष्णता यानी उसकी गर्मी की विश्वसनीय माप को ताप कहते हैं। यानी किसी भी वस्तु की विश्वसनीय जो ऊष्मा की ताप होती है ना, माप होती है कह सकते हो आप, उसी को ताप कहा जाता है। ताप को मापने के लिए एक विशेष प्रकार के यंत्र की आवश्यकता होती है, जिसे हम कहते हैं बेटा तापमापी या फिर थर्मोमीटर। फिर हमने कहा था कि ताप को कैसे मापा जाए। ताप को मापने के लिए हमारे पास 2 तरह के थर्मोमीटर होते हैं बेटा। एक जो मापा जाता है जिससे शरीर के ऊष्मा को, शरीर के ताप को, यानी कि जिसे हम कहते हैं डॉक्टरी थर्मोमीटर बेटा। और दूसरा थर्मोमीटर होता है जिसमें हम तापमान बहुत ज्यादा को भी माप सकते हैं, जिन्हें हम लैबोरेटरी थर्मोमीटर कहते हैं, यानी कि प्रयोगशाला में इस्तेमाल होने वाला थर्मोमीटर। हमने कहा था कि जब भी कभी भी आप ताप को मापते हैं तो कुछ बातें ध्यान रखनी चाहिए, जैसे कि आपको सबसे पहले जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हो थर्मोमीटर बेटा, उसको देख लेना है कि वो किस स्केल पर है। डिग्री फ़ारेनहाइट में है, डिग्री सेल्सियस में है, उसके हिसाब से उसकी इकाई भी लिखनी जरूरी होती है। जैसे किसी का 35 डिग्री है, 35 डिग्री क्या सेल्सियस या फ़ारेनहाइट, वो लिखना पड़ेगा। तो हमने डॉक्टरी थर्मोमीटर को देखा था कि उसके ऊपर जो है वो स्केल बना होता है, जिसमें हमने कहा था ऊपर डिग्री सेल्सियस है, जैसा आपको चित्र में दिख रहा होगा, और नीचे जो है वो डिग्री फ़ारेनहाइट है। डिग्री सेल्सियस के अंदर हमारे जो तापमान का रेंज होता है बेटा शरीर का, वो 35 से 42 डिग्री सेल्सियस होता है। इसलिए डॉक्टरी थर्मोमीटर में भी रेंज 35 से 42 ही होता है। वहीं पर अगर हम बात करें
डॉक्टरी थर्मोमीटर में फ़ारेनहाइट में तो वो 94 से लेकर 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है, इसीलिए वो रेंज भी हमने पढ़ी। डिग्री सेल्सियस के स्केल को अब हम इस्तेमाल में लेते हैं, पहले डिग्री फ़ारेनहाइट को इस्तेमाल में लिया जाता था। थर्मोमीटर से ताप कैसे मापते हैं या देखते हैं। ताप मापने के लिए थर्मोमीटर के अंदर बेटा पारे का इस्तेमाल होता है और पारा जो है वो गर्मी की वजह से फैलता है। तो थर्मोमीटर का जो सिद्धांत है वो इसी पर कार्य करता है कि किसी भी वस्तु को अगर आप गर्मी दोगे तो वो फैलेगा। तो ऐसे ही पारे की भी खूबी होती है। पारा अपने आप में एक धातु है जो द्रव्य अवस्था में पाया जाता है और जब उसको गर्मी मिलती है बेटा तो वो फैलता है। इसीलिए अगर हमारे शरीर में पारा चला जाए तो हमारे शरीर के अंदर फैल जाएगा और हमारे लिए जहरीला सिद्ध हो सकता है। इसीलिए मरकरी वाले थर्मोमीटर का इस्तेमाल करते वक्त हमें स्पेशल ध्यान रखना चाहिए। अब कहता है कि थर्मोमीटर को देखते कैसे हैं। थर्मोमीटर को देखने के लिए बेटा उसमें पारे की एक पतली सी लाइन दिखाई देगी, दिखे ना तो उसको ऐसे ऐसे करके घुमा लेना आप। उसके बाद कहता है कि उसके बाद छोटी छोटी लाइनें होती हैं, उन छोटी लाइनों से अंदाजा लग जाता है कि आपका तापमान कितना है। अगर दो बड़ी बड़ी लाइनों के बीच में 5 छोटी लाइनें हैं तो हर एक छोटी लाइन 0.2 डिग्री सेल्सियस को दिखाता है, जो हमने यहां पर पढ़ा था। उसके बाद कहता है कि मानव शरीर का तापमान जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, कभी इससे थोड़ा कम कभी इससे थोड़ा ज्यादा हो सकता है, जिसमें मैंने डिटेल वीडियो में समझाया था आपको कि मेरे बॉडी का तापमान कितना आ रहा था, 36.7 डिग्री सेल्सियस, जो लगभग 37 के आसपास में था। तो ऐसे ही बेचारी जो थी ये पहेली, ये भी तापमान मापने गई थी और इसका तापमान भी जो है वो 37 से ज्यादा मिला, तो ये बेचारी घबरा गई थी। तो हमें बताना चाहिए पहेली को कि घबराने की कोई जरूरत नहीं, थोड़ा बहुत तापमान ऊपर नीचे होता है, वो शरीर में जो कार्य चल रहे होते हैं उसकी वजह से होता है। इसमें फिर हमने बहुत सारे क्रियाकलाप भी किए थे। उसके बाद चेतावनी मिली थी हमें, थर्मोमीटर का इस्तेमाल करते वक्त बहुत ध्यान रखना चाहिए क्योंकि उसके अंदर पारा डला होता है और हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। तो छोटे बच्चों के लिए पारे का इस्तेमाल करना बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह है। उनके मुंह में इसलिए थर्मोमीटर नहीं डाला जाता, बगल में लगाया जाता है, कहीं वो मुंह से दबा देंगे तो टूट जाएगा और पारा पूरा मुंह में चला जाएगा, इसलिए ध्यान रखना है। उसके बाद फिर हमने कहा था कि प्रयोगशाला में अगर हम प्रयोगशाला में तापमापी का प्रयोग करते हैं तो उसका जो परिसर होता है या फिर परिसर वैल्यू होती है बेटा, वो होती है -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक। यानी वो -10 डिग्री सेल्सियस तक की चीजों को मेजर कर सकती हैं, यानी बहुत ठंडी चीजों को भी और बहुत गर्म चीजों को भी 110 डिग्री सेल्सियस तक भी। यानी अगर पानी उबल रहा है तो उसके लिए आप क्लिनिकल थर्मोमीटर यानी कि आपके डॉक्टरी थर्मोमीटर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको जो है लैबोरेटरी थर्मोमीटर का ही प्रयोग करना पड़ेगा क्योंकि उसी का परिसर 110 डिग्री सेल्सियस तक है और पानी का जो उबलने का तापमान है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसीलिए अगर आप क्लिनिकल थर्मोमीटर का इस्तेमाल करेंगे बेटा तो उसमें उसका परिसर जो है वो 35 से 42 डिग्री सेल्सियस होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस को वो मेजर नहीं कर पाता और वो टूट जाएगा, चटक जाएगा। अब हमने पढ़ा था कि प्रयोगशाला और जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है और जो हमारे डॉक्टरी थर्मोमीटर है, प्रयोगशाला वाले को लेबोरेटरी कहते हैं और डॉक्टरी वाले को क्लिनिकल कहते हैं बेटा। इन दोनों में अंतर क्या है? अंतर यह है सबसे बड़ा कि लेबोरेटरी वाले में किंक नहीं होता, यानी कि इसमें कहीं पर भी बेटा आप कह सकते हो छोटा सा जो है वो हिस्सा नहीं होता जिसकी वजह से वो अटक सके, और उस हिस्से को हम कहते हैं किंक या विभंग। विभंग नहीं होता, तो इसको तभी इस्तेमाल में ले सकते हैं जब तक हम उस वस्तु का तापमान माप रहे हैं। जैसे इसको उस वस्तु से बाहर निकालेंगे आप तो इसका तापमान गिरता हुआ नजर आएगा, जबकि हमारे क्लिनिकल जो थर्मोमीटर होता है यानी कि डॉक्टरी वाला, उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें विभंग होता है जो तापमान को गिरने से रोकता है। उसके बाद हमने कहा था कि जो हमारे पारे वाले थर्मोमीटर होते हैं उसके अपेक्षा में हम डिजिटल थर्मोमीटर को प्रयोग करें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि डिजिटल वाले में पारे का प्रयोग नहीं होता और अगर ये हमारे शरीर के अंदर टूट फूट के चला भी जाए तो नुकसान नहीं करेगा। वैसे टूटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि ये बना होता है प्लास्टिक से। उसके बाद हमने पढ़ा था बेटा कि ऊष्मा का स्थानांतरण कैसा होता है। ऊष्मा का स्थानांतरण 3 अवस्थाओं के आधार पर हो सकता है, ठोस, द्रव्य और गैस। ठोस में बेटा ऊष्मा का स्थानांतरण चालन विधि द्वारा होता है, जिसमें बेटा कण ऊष्मा को प्रवाहित करते हैं। वहीं पर द्रव्य के अंदर संवहन द्वारा होता है, गैस के अंदर भी संवहन द्वारा होता है। जहां पर ठोस, द्रव्य और गैस इन तीनों में से कोई भी ना हो, वहां पर जो ऊष्मा का चालन होता है बेटा वो चालन द्वारा नहीं होता, वो एक्चुअली स्थानांतरण जो है वो विकिरण द्वारा होता है। जैसे हमने पढ़ा था सूर्य का प्रकाश हम तक पहुंच जाता है और हमें गर्मी महसूस होती है, तो किस वजह से होती है? क्योंकि सूर्य का प्रकाश बेटा हमें विकिरण देता है जिसको माध्यम की जरूरत नहीं होती है पहुंचने के लिए। हमने ये क्रियाकलाप भी की थी जिसमें हमने स्टेपलर का पिन इस्तेमाल किया था और एक लोहे की रॉड के ऊपर बहुत सारे पिन को
मोम की जो वैक्स होती है बेटा, मोम की हेल्प से चिपका दिया था। उसके बाद जैसे हमने मोमबत्ती को जलाया तो पहले पहला पिन गिरा जो पास का था, फिर दूसरा, फिर तीसरा। इसमें हमने चालक के बारे में पढ़ा। चालक वो पदार्थ होते हैं जो अपने अंदर से ऊष्मा को प्रवाहित कर देते हैं। कुचालक वो होते हैं अपने अंदर से जो ऊष्मा को प्रवाहित नहीं करते हैं, जैसे लकड़ी, प्लास्टिक, कागज, ये हमारे क्या हैं, कुचालक। वहीं पर बेटा धातु जितने भी हो गए, लोहा, सोना, चांदी, तांबा, ये सब हमारे क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। समझ में आ गया। क्रियाकलाप फिर हमने पढ़ा था कि पानी कैसे गर्म होता है बेटा, तो इसके संवहन विधि द्वारा पानी गर्म होता है। अब संवहन विधि क्या होती है, तो जिसमें हम गर्मी देते हैं नीचे से और पानी के कण जो गर्म हो जाते हैं वो ऊपर चले जाते हैं, जो ठंडे कण होते हैं वो नीचे आ जाते हैं। सेम ऐसा ही होता है बेटा जब हमारे घरों के अंदर ऊपर में वो दी जाती है, क्या बोलते हैं उसे, वेंटिलेटर, है ना, जिसे रोशनदान बोलते हैं आप। तो रोशनदान क्यों दिया जाता है, इसीलिए जिससे कि हमारी जो सांस छोड़ने के बाद गर्म हवाएं हैं वो ऊपर उठ जाए और रोशनदान से बाहर चली जाए और खिड़कियों से ताजी हवा आए। तो खिड़कियां इसीलिए नीचे होती हैं और रोशनदान ऊपर होते हैं, जिससे कि खिड़कियों से हवा आए और रोशनदान से बाहर हवा चली जाए। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद बेटा हमने यहाँ पर मोमबत्ती के एक्सपेरिमेंट से भी वही समझा था कि किस तरीके से जो गर्मी है वो ऊपर भागती है। हमने कहा था कि जब अगरबत्ती को आप जलाते हो तो अगरबत्ती का धुआं ऊपर ही क्यों उठता है, चिमनियों का धुआं ऊपर ही क्यों उठता है, या फिर ईंट पकाने वाले भट्टे का जो धुआं होता है वो ऊपर ही क्यों उठता है, क्योंकि हवा गर्म होकर ऊपर उठती है। गर्म हवाएं ऊपर उठती है क्योंकि ठंडी हवाएं भारी होती है तो नीचे आ जाती है और गर्म हवाएं ऊपर चली जाती है। उसके बाद बेटा हमने समुद्र समीर और थल समीर के बारे में पढ़ा था। हमने कहा था कि समुद्री इलाके में क्या होता है, रेत पाई जाती है और पानी होता है बहुत सारा। तो पानी को गर्म होने में तो लगता है टाइम, लेकिन रेत बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। तो गर्म हवाएं हमेशा भागती है, ठंडी होकर, हल्की होकर, ठंडी तो नहीं कह सकते, हल्की होकर। तो गर्म हवाएं जो है वो हमेशा समुद्र की तरफ भाग जाती हैं दिन के समय, जिसे हम समुद्र समीर कहते हैं। समुद्र की ठंडी हवाएं जो है वो किधर आ जाती है बेटा, वो आ जाती है थल की तरफ। तो हवाएं ठंडी किधर की तरफ से चली है, समुद्र की तरफ से, तो इसलिए समुद्र समीर दिन में चलता है। वहीं पर अगर हम रात की बात करें तो रात में बेटा रेत बहुत जल्दी ठंडी होती है। मैंने आप लोगों को बताया था कि मरुस्थलीय इलाके में आप लोगों ने देखा होगा रेत बहुत जल्दी गर्म हो जाती है और बहुत जल्दी ठंडी भी होती है। इसीलिए राजस्थान जैसे इलाकों में रात में ठंड का अनुभव होता है और दिन में गर्मी का अनुभव होता है। यही वजह होती है, क्योंकि राजस्थान में बेटा पानी तो है नहीं, तो वहां पर कोई समुद्र समीर तो होगा नहीं, तो इसीलिए वहां पर गर्मी लगती है। लेकिन जैसे गुजरात हो गया, जैसे महाराष्ट्र हो गया बेटा, तो यहाँ पर समुद्री इलाका है, तो यहाँ पर क्या होता है, बारिश होती रहती है और मॉइस्चर, हवा में नमी रहती है, जिसकी वजह से बेटा पानी के वाष्पीकरण की वजह से वहां का वातावरण ठंडा रहता है। तो वही यहाँ पर हमने समझा कि समुद्र समीर जो है वो दिन के समय चलता है। समुद्र समीर का मतलब है ठंडी हवाएं समुद्र की तरफ से थल की तरफ आती है और थल की तरफ से गर्म हवाएं समुद्र की तरफ जाती है, और जो चक्र नीचे दिखाया गया है इसका उल्टा होता है बेटा थल समीर। रात के समय ठंडी हवाएं रेत की तरफ से, यानी समुद्री इलाके के जो बगल में रेत होती है बेटा, यानी कि हम कह सकते हैं थल वाला इलाका, वहां से ठंडी हवाएं जो हैं वो किधर जाती हैं, जब बहुत ठंडी हो जाती हैं तो वो जाती है समुद्र की तरफ और समुद्र की गर्म हवाएं उधर भाग जाती हैं, जिससे कि तापमान वहां का बना रहता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद हमने पढ़ा था विकिरण विधि के बारे में। विकिरण एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा जो है वो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है बिना किसी माध्यम में। उसके बाद हमने ये पढ़ा था बेटा कि अगर हमसे पूछा जाए कि आपको सर्दियों में कैसे कपड़े पहनने चाहिए, तो हमेशा हमें याद रखना चाहिए सर्दियों में हमें बेटा ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जो थोड़े मोटे हों और थोड़े गाढ़े रंग के हों, क्योंकि ऊष्मा की खास बात होती है जो गाढ़ा रंग होता है वो ऊष्मा को अवशोषित करता है और जो बेटा हल्का रंग होता है वो ऊष्मा को प्रतिकर्षित करता है, दूर भगाता है। इसीलिए हमें गर्मियों में हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए और सर्दियों में बेटा हमें गाढ़े रंग के कपड़े पहनने चाहिए। तो ये क्रियाकलाप द्वारा हमने समझा था। उसके बाद ऊनी वस्त्र हमें किस प्रकार से गर्मी प्रदान करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि किस तरीके से जो घर है गर्म इलाकों में वो ठंडा रखा जा सकता है। अगर हम गर्म इलाकों में घर को ठंडा रखना चाहते हैं तो हमें घरों के अंदर दो दीवारें बनानी चाहिए, एक दीवार फिर बीच में थोड़ी सी जगह छोड़ देनी चाहिए, फिर दूसरी दीवार। इससे फायदा क्या होगा कि दोनों दीवारों के बीच में हवा भरी रहेगी और हवा भरने की वजह से अंदर गर्मी कम होगी। आजकल इसी तरीके से जो है वो एक ईंट आती है जिसे बोलते हैं बेटा प्यूमाई स्टोन, और उस ईंट से घर बनाया जा रहा है। जो अपार्टमेंट वगैरह बनते हैं उनके पिलर तो लोहे से कंक्रीट से बनाए जाते हैं, पर दीवारें हल्की ईंटों से बनाई जाती है, जिसकी खास बात यह होती है कि वो हीट को कम अवशोषित करते हैं, यानी ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं। इस प्रकार से हमारा ये पूरा पार्ट जो है वो रिवाइज हो जाता है और उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी बातें हमेशा याद रहेंगी। 15 मिनट के अंदर हमने ये सारे चैप्टर के कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया। एक बार जो हमने यहाँ पर पढ़ा था एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते, थोड़ा सा यहाँ पर आपने क्या सीखा इसके बारे में। हमने तो बहुत सारी चीजें सीखी, जैसे कहता है कि किसी वस्तु के उष्णता की कोटि को जांचने के लिए हम अपनी ज्ञानेंद्रियों पर भरोसा नहीं कर सकते। ताप किसी भी वस्तु
वस्तु की उष्णता की कोटि का एक माप होता है। तापमापी एक युक्ति है जिससे हम ताप को मापते हैं। हमारे शरीर का तापमान 35 से 42 डिग्री के रेंज में होता है, इसीलिए जो डॉक्टरी थर्मोमीटर है उसकी भी रेंज यानी परिसर वैल्यू 35 से 42 होती है। वहीं पर आपके पास जो तापमापी यंत्र है जो प्रयोगशाला में प्रयोग होते हैं उसका -10 से 110 होता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके बाद क्या रहा है, क्या ऊष्मा का उच्च ताप के पिंड से निम्न ताप के पिंड की ओर स्थानांतरित होता है, यानी ऊष्मा हमेशा गर्म वस्तुओं से ठंडी वस्तुओं की तरफ जाती है। ठोस में हमेशा चालन होता है, द्रव्य और गैस में संवहन होता है। जहां पर बेटा कोई माध्यम नहीं है वहां पर विकिरण होता है। जो पदार्थ आसानी से अपने अंदर से ऊष्मा को प्रवाहित कर दे उन्हें हम सुचालक कहते हैं। गहरे रंग की वस्तुएं ज्यादा ऊष्मा को अवशोषित करती है बजाय कि हल्के रंग के वस्तुओं से। सर्दियों में हम गर्म रखने के लिए शरीर को कह सकते हैं ऊनी कपड़े पहनते हैं, क्योंकि ऊनी कपड़ों के अंदर बेटा छोटे छोटे से छेद होते हैं जिनमें हवा भर जाती है और ऊष्मा का कुचालक होने की वजह से ये हमें गर्मी देते हैं, यानी कि गर्मी बनाए रखते हैं। देते तो क्या है, बाहर से गर्मी कोई लाता थोड़ी है, कोई फैक्ट्री थोड़ी बना ली हमने उनके कपड़े पहनकर। हमारे शरीर की गर्मी बस बाहर निकलती रहती है। तो जब आप ऊनी कपड़े पहन लेते हो तो वो गर्मी वहीं दब जाती है बेटा, और जिसकी वजह से होता क्या है, हमें गर्मी लगती है। बस यही है। तो इस पूरे पार्ट में हमने ये सारी बातें सीखी। बाकी इस पार्ट के मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवा दिए हैं। इस पार्ट का कंप्लीट डिटेल वीडियो भी दे दिया आप लोगों को। इस पार्ट के मैंने अभ्यास के प्रश्न उत्तर भी करा दिए हैं, और कुछ मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा क्वेश्चंस एग्जाम टाइम में करवाऊंगा। तो चैनल के साथ बने रहना जिससे कि ऐसी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे और आप आसानी से अपने चैप्टर्स को कंप्लीट कर सकें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें।